जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत जो कि महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित पांचवा वेद है और यह बहुत बड़ा वेद है जो कि महाराज शांतनु की कहानी के ऊपर है, जिसके अंदर 1,10,000 श्लोक्स है और इसके अंदर इतने सारी स्टोरीज इन्वॉल्व है कि इसको ब्रीफली समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। बट अगर हम एक लाइन में इसको समझे तो महाभारत कौरव और पांडवों के बीच में हुए घमासान युद्ध की कहानी है, जिसमें अल्टीमेटली पांडवों की जीत होती है। और हमारे लिए इसमें से समझने की बात यह है कि हमारे सिलेबस का टॉपिक है मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम महाभारत। तो ये एपिक स्टोरी में से हमको क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है जो कि हम हमारी पर्सनल एंड मेनली प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई कर सके, यही हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके इंडियन लिटरेचर एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के सेकंड नंबर के यूनिट का सिलेबस का हिस्सा है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों के पास ये साहस का पैम्पलेट होना जरूरी है, क्योंकि ये एमएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाया गया है और इसमें से आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो सारी चीजें मैंने टिक मार्क और हाईलाइट की हुई है। इसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और सभी सब्जेक्ट के बेस्ट स्टडी मटेरियल और स्टडी वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो याद रखना है कि महाभारत इज द ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एपिक हिंदू माइथोलॉजी, जो कि आपको पता है। अब यहां पर जो कुछ प्रिंसिपल्स और सीख जो कि महाभारत में से सीखनी है, जो हम हमारे बिजनेस लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम जो होता है उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत की कहानी में यह होता था कि जो पांडव है उनको 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ा था और उनको पता था कि 12 साल के बाद जब वो वापस हस्तिनापुर जाएंगे तो कौरवों के साथ युद्ध होने ही वाला है, युद्ध होने ही वाला है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास ये जो 12 साल का टाइम है उसमें हम लोग हमारी स्किल्स जो है उसको अच्छे से डेवलप करें, ताकि जब युद्ध में जाए तो हम लोग जीत की तरफ और अच्छे से आगे बढ़े। और कई बार हम लोग ये सेंटेंस या कोट्स भी पढ़ते हैं कि द मोर यू स्वेट इन द फ्लोर या इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द फील्ड। मतलब आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब जितना ज्यादा पसीना बहाओगे, जब जंग पे जाओगे तो उतना ही कम खून बहेगा। मतलब कि आपको जो टाइम मिलता है उस टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन करना चाहिए अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, जो कि नॉर्मली ज्यादातर यूथ आप लोग क्या करते हो, हम लोग हमारे मैक्सिमम टाइम को वेस्ट करते हैं इधर उधर घूमने में, मोबाइल फोन के पीछे, इंस्टाग्राम के पीछे या अननेसेसरी सोशल साइट्स पर। तो इन चीजों को वेस्ट करना, अपने टाइम को वेस्ट करना कम करो और टाइम मैनेजमेंट से अपनी पढ़ाई एंजॉयमेंट भी करो, बट साथ में जो टाइम मिला है उसका यूज क्या करना है, योर टाइम टू मोस्ट प्रोडक्टिव वे पॉसिबल, उसका यूज करो जिससे कि आप अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सको। जो कि मैंने कहा कि पांडव ने अपने 12 साल के वनवास के पीरियड में यही किया था कि उन्होंने अपनी स्किल को डेवलप करने के पीछे ये टाइम को अलॉट किया। देन सेकंड, नो योर ओपोनेंट स्वॉट एनालिसिस। नो योर ओपोनेंट मतलब स्वॉट एनालिसिस करो। अभी देखो, स्वॉट एनालिसिस क्या है, तो स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। हर एक पर्सन को अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके सामने, थ्रेट्स क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं भाविन सर हूं तो भाविन सर के खुद के क्या स्ट्रेंथ्स है, भाविन सर की क्या वीकनेस है, भाविन सर के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और मेरे सामने क्या क्या थ्रेट्स है, इसके बारे में मुझे जानना चाहिए। तभी मैं मेरे बिजनेस के लिए प्रॉपर डिसीजंस ले सकता हूं, प्रॉपर डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता हूं। बट यहां पर दोस्तों ये कहा है कि अपने साथ साथ अपने जो ओपोनेंट है, अपने जो कॉम्पिटिटर्स है, उनका भी स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज और उनके सामने क्या थ्रेट्स है, ताकि हम लोग हमारे कोर एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस कर सके और हमारा जो ग्रोथ है बिजनेस का वो और अच्छे से आए। यहां पर देखो यही चीज कही थी कि एनालाइज द कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जबकि यहां पर पता था कि जो द्रोणाचार्य है जो कि कौरव की तरफ से लड़ रहे थे वो इनविंसिबल थे, उनको हराना डिफिकल्ट है। बट यहां पर एक स्टोरी ये छुपी हुई थी कि द्रोणाचार्य ने ये शपथ ली हुई थी कि अगर उसका बेटा जिसका नाम अश्वत्थामा था, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो युद्ध नहीं करेंगे। और पांडवों ने इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूटिलाइज किया ताकि द्रोणाचार्य जंग छोड़ दे, और उनको वैसे भी हराना इम्पॉसिबल ही था, तो अगर वो युद्ध छोड़ देंगे तभी पांडवों के जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। तो यहां पर पांडवों को पता था कि द्रोणाचार्य की वीकनेस क्या थी, अश्वत्थामा की डेथ। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो एक्शंस लिए, जो कि हम लोग इसी स्टोरी में, इसी सेशन में आगे के पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं, पर यहां पर ये
स्वॉट एनालिसिस सामने वाले का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी भी सुनाता हूं जो कि आप लोगों ने बचपन में बहुत सुनी थी। एक खरगोश और कछुए की कहानी, ससलू अने काचबो, जिसमें आपको पता है कि एक जो रैबिट था और एक जो टर्टल था उसके बीच में रेस होती थी, जिसमें जो रैबिट है वो बहुत तेजी से भागता है और विनिंग पोस्ट पे जाके आराम से बैठ जाता है, रेस्ट करता है। वहीं पर कछुआ धीरे धीरे आगे आता है और जीत जाता है। तो वहां पर हमने कहानी में यहां तक सुना था कि स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस, बट दिस इज नॉट द ट्रू दोस्तों। अब यहां पर जो रैबिट है वो क्या करेगा, वो अपना स्वॉट एनालिसिस करेगा कि भाई देखो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या हो गया कि यार मेरी वीकनेस ये रह गई कि मैं विनिंग पोस्ट के पास नजदीक जाकर आराम करने के लिए बैठ गया। अगर मैं ये आराम नहीं करता तो क्या कोई भी तरीका था कि कछुआ मुझसे तेज भाग सके? बिल्कुल नहीं। तो दूसरी बार वो फिर से रेस करता है, कछुए और खरगोश की रेस होती है और उसमें जो खरगोश है वो बिना ब्रेक के स्टार्टिंग से लेके विनिंग पोस्ट तक भागता है और आराम से जीत जाता है। तो यहां पर उसने अपनी स्ट्रेंथ को जाना कि उसकी स्पीड है, उसकी वीकनेस को पता किया कि मैं लेजी हो गया, वो मेरी वीकनेस थी, तो उसको ठीक किया। फिर कहानी और आगे चलती है। अब यहां पर जो कछुआ है वो स्वॉट एनालिसिस करता है और पता करता है कि यहां पर जो रैबिट है वो क्यों जीत गया, उसकी क्या स्ट्रेंथ है और मेरी क्या वीकनेस है। तो उसको पता था कि जो रैबिट है वो बहुत तेज भाग सकता है जबकि मैं नहीं भाग सकता, बट उसको यह भी पता था कि मेरे अंदर एक स्किल, एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं तैर सकता हूं जबकि रैबिट तैर नहीं सकता। तो फिर से एक बार रेस अरेंज करते हैं और इस बार रेस का रूट जो है वो चेंज करते हैं और रेस के रूट में बीच में तालाब आ जाए, इस तरह का रेस का रूट डिसाइड किया जाता है। तो जैसे ही रेस शुरू होती है, जो खरगोश है वो तो बहुत तेजी से भागता है, बट तेजी से भागने के साथ जैसे ही वो तालाब आ जाता है वहां पर वो रुक जाता है क्योंकि उसको तो तैरना नहीं आता है। जबकि कछुआ जो है वो धीरे धीरे आता है, तालाब में जाता है, तैर जाता है और तालाब क्रॉस करके फिर आगे अपने रास्ते पर चलता है और रेस जीत जाता है। तो यहां पर उसने पता किया कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस, और मेरे ओपोनेंट जो कि बहुत तेज भाग सकता है वो उसकी स्ट्रेंथ है पर उसकी वीकनेस है कि उसको तैरना नहीं आता है। तो ये चीजें आपको पता होगी आपके बिजनेस में आपके और सामने वाले आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में, तो आप ज्यादा बेटर एक्शन प्लान्स ले सकते हो। तो यहां पर जरूरी है कि खुद का और हमारे कॉम्पिटिटर का स्वॉट एनालिसिस किया जाए। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये भी आप लोगों ने बहुत बार सुना है, डोंट शो ऑल योर कार्ड्स एट वंस। मतलब आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, आपके पास जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स है, वो सबके सब एक साथ सामने मत रख दो। कॉम्पिटिटर के सामने अपनी सारी जो पॉजिटिविटी है, सारी स्ट्रेंथ है, वो मत ले आओ। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप सारी स्ट्रेंथ रख दोगे तो शॉर्ट टर्म में आपको गेन हो जाएगा, बट सामने वाले को आपकी सारी चीजें पता चल जाएगी और वो आपको हराने की स्ट्रेटेजी बना सकता है। तो यहां पर आपको ऐसा करना चाहिए कि आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं, उसको छुपा के रखना चाहिए। सामने वाले को, दुश्मन को, कॉम्पिटिटर को उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए और जहां तक हो सके उसको छुपा के रखो। और ऐसी कोई सिचुएशंस आ जाती है कि अब हमारे लिए वो कॉम्पिटिशन में टिकना डिफिकल्ट है, तब आपके जो हिडन कार्ड्स है, आपके जो विनिंग कार्ड्स है, उसको निकालना चाहिए। आप मूवीज वगैरह में भी देखो कि जब भी कार्ड की गेम होती है तो जो विनिंग कार्ड होता है, इक्का, हमेशा लास्ट में ओपन करते हैं। तो हमेशा ये करना चाहिए कि जो अपने विनिंग कार्ड्स है उसको हमेशा लास्ट में रखो। कई बार मैनेजमेंट में और वॉर में भी ये कहा जाता है कि द बेस्ट वेपन ये होता है कि जो सबसे लास्ट में चलाया जाए। तब तक जहां तक हो सके उस वेपन के बिना ही जंग जीतने की कोशिश करो और वो बेस्ट वेपन को लास्ट में चलाओ। और ये भी कहा जाता है कि लास्ट वेपन जो आपका मोस्ट पावरफुल वेपन है, जो कि आप लास्ट में चलाओ, और ऐसा होना चाहिए कि एक ही बार चलाना पड़े। एक ही बार चलाना पड़े मतलब अगर वो हथियार आप यूज करते हो तो सामने वाला हार ही जाए। तो ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि डोंट शो ऑल योर कार्ड्स एट वन। अपनी सारी की सारी चीजें एक साथ सामने मत रख दो। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज विमेन एम्पावरमेंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे तो आप देखोगे रामायण या महाभारत जो भी है उसके वॉर के पीछे जो सेंटर थीम थी वो एक महिला थी, वुमन थी। बट यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि आप वुमन को किस तरह से ट्रीट करते हैं और कौन जीता, जिन्होंने वुमन को इंपॉर्टेंस दिया, जिन्होंने वुमन को प्रायोरिटी दी। देखिए, चाहे वो सीता, रावण और राम की कहानी हो, या महाभारत जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, जिसमें एक तरफ कौरव और पांडव थे, तो अल्टीमेटली वो लोग जो महिलाओं को सम्मान देते थे उन लोगों की विक्ट्री हुई। अब यहां पर जो मैनेजमेंट लेसन है उसमें यह कहता है कि भाई विमेन का भी हमारे बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उनके भी ओपिनियंस जो है उसको कंसीडर करने चाहिए। आप देखोगे महाभारत में जो कौरव थे वो किसी भी महिला की बात नहीं सुनते थे, जबकि जो पांडव थे वो अपनी कई सारी इंफॉर्मेशन के लिए कुंती या द्रौपदी या हिडिंबा उसके ऊपर डिपेंड रहते थे। देखिए, टिक कर दीजिए यहां पर।
कुंती, द्रौपदी और हिडिंबा जो कि भीम की पत्नी थी, उसके पास से वो इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस वगैरह लिया करते थे, जिनका उनको अल्टीमेटली फायदा ही हुआ था। देन एस्पिरिट दे कोर्प्स, ये तो आप हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हुए हो उसमें भी आ चुका है। एस्पिरिट दे कोर्प्स मतलब क्या? टीम वर्क, एंड टीम इज द स्ट्रेंथ। जो भी लोग टीम में वर्क करते हैं वो हमेशा जीतते हैं। तो यहां पर देखो, टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर कितने हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पता हो कि महाभारत में पांडव 5 थे जबकि कौरव 100 थे, तो नंबर के एंगल से देखे तो कौरव ज्यादा थे, बट फिर भी जो 5 पांडवों की टीम थी दैट इज वेरी पावरफुल और उसकी वजह से वो जीते। तो यहां पर जो टीम है उसका बॉन्डिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 ब्रदर्स वन अगेंस्ट द 100, एंड क्यों? बिकॉज इट वॉज नॉट अबाउट द नंबर्स बट इट वॉज अबाउट द यूनिटी। जो 5 पांडव थे उनके बीच में बहुत अच्छी यूनिटी थी जिसकी वजह से वो जीते। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भी आपको जिताना है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करना है, तो आपकी जो टीम है उसके बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन, प्रॉपर बॉन्डिंग, ट्रस्ट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। देन डोंट अंडर एस्टिमेट योर पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ही कम आंकते हैं, मतलब दुनिया वाले बोलते हैं कि तू तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे में तो कुछ भी खास नहीं है, तू तो ऐसा है वैसा है। तो हाँ शायद ऐसा ही होगा, शर्मा जी के बेटे को देख, वो इतना होशियार है, इतने परसेंटेज लाता है, हाँ वो तो बहुत अच्छा है, मैं ही अच्छा लड़का नहीं हूं या मैं ही अच्छी लड़की नहीं हूं, ये हम सोचते हैं, जबकि ये चीजें आपको नेगेटिव साइड पर ले जाती है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर्स, आपकी खुद की कुछ स्पेशलिटी है उसके ऊपर फोकस करो। देखो, फोकस ऑन योर पॉजिटिव एस्पेक्ट, भाई मेरे में क्या पॉजिटिव चीज है उसको मैं डेवलप करूं। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी ड्रॉबैक को नहीं देखना है, देखो और उसको धीरे धीरे रिमूव करते जाओ। पर ऐसा नहीं कि ड्रॉबैक बोल रहे तू कुछ नहीं कर सकता, हाँ तो मैं कुछ ही नहीं कर सकता, चलो मैं सो जाता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपने पोटेंशियल्स जो है, अपनी जो क्षमता है उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको और समझो और निखारो, जो आपके पोटेंशियल्स है, जो आपके प्लस पॉइंट है उन सबको। देन वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग इज एवरीथिंग, दैट मीन्स यू हैव टू विन योर अलाइज, मतलब आपके साथ लोगों को जोड़ो। देखो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पर्सन आइसोलेशन में नहीं रह सकता, आपका काम इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग आपके साथ जुड़े। यहां पर महाभारत में से ये भी सीखने की बात है कि पांडव जो थे सबको पता था कि महाभारत का युद्ध का जो अंत है वो पांडवों की जीत से ही होने वाला है, फिर भी द्रोणाचार्य हो गए या कर्ण हो गए जो कि बहुत बड़े वॉरियर्स थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, जो कौरव थे उनका साथ दिया, क्योंकि आपको पता है कि कर्ण जो है वो दुर्योधन को अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानता था, क्योंकि दुर्योधन ने सही समय पर जो कर्ण है उसको इंसल्ट से बचाया था, उसको एक इक्वल लेवल, इक्वल वैल्यू दिया था, उसको सूत पुत्र नहीं माना था और उसको अपने बराबर माना था। तो अभी कर्ण को पता था कि पांडव जो है वो सही रास्ते पे है, जो दुर्योधन है उसने गलत किया है, द्रौपदी का चीरहरण किया वो गलत है, बट फिर भी उसने मेरा दिल जीता है, मेरा जो रिस्पेक्ट है वो बचाया था, तो फिर मैं उसके लिए काम करूंगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने साथ लोगों को जोड़े। देन इनोवेटिव थिंकिंग, अपने बिजनेस में हमेशा कोई ना कोई इनोवेटिव तरीका लेके आओ। नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम से ही आप काम करते रहोगे तो आपका बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा नहीं चलेगा। अभी यहां पर जो लेसन है वो आपको उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं लगेंगे, बट फिर भी हमारे सिलेबस में लिखा है तो मैं बता देता हूं कि जो 100 कौरव थे, ऑब्वियसली किसी के भी माइंड में आ सकता है कि भाई 100 बच्चे कैसे हो सकते हैं, साइंस नाम की कोई चीज है कि नहीं है, बायोलॉजी नाम की कोई चीज है कि नहीं है। बट यहां पर क्या माना जाता है, जैसे सबको पता है कि महाभारत जो है वो एक माइथोलॉजी है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो कौरव है दे आर नॉट नेचुरली बॉर्न बट दे आर टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी को यूज करके पैदा हुए थे, और जो दुर्योधन है वो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। ठीक है, अभी टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह सब क्या होता है तो उसके लिए आप थोड़ा यूट्यूब पर सर्च कर लेना। ठीक है, तो यहां पर ये क्या था, एक इनोवेटिव थिंकिंग। भाई अभी ऐसा क्यों किया, 100 कौरव क्यों चाहिए थे, क्योंकि जो यहां पर गांधारी जो थी उसको अपने राज्य के लिए बहुत बड़ी आर्मी, मतलब बहुत स्ट्रांग लोग चाहिए थे, और उस समय क्या था कि जो राजा का बेटा है वही राजगद्दी संभालेगा। तो यहां पर जितने ज्यादा बेटे होंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रांग एम्पायर खड़ा कर सकते, इसलिए गांधारी को 100 कौरव क्यों हुए थे, क्योंकि उन लोगों को एक बहुत बड़ी टीम बनानी थी। मतलब ये चीज थोड़ी इनोवेटिव है, थोड़ी हटके है, थोड़ा आपको रिलेवेंट ना भी लगे, बट यहां पर ये चीज हमको बताई हुई है। बट सीखने की बात यह है कि अपने बिजनेस में हमेशा कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव करो जो कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर बनाए। देन सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग क्या करते हैं,
रिसोर्सेज प्रॉपर सिलेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा बिजनेस या तो बिछड़ जाएगा या सबसे आगे निकल जाएगा। अब आपको पता है कि महाभारत की कहानी में जब कौरव और पांडव का वॉर युद्ध होने वाला था, तो सभी दोनों पार्टी अपने अपनी जो आर्मी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के पीछे लगे हुए थे, और कौरव मतलब उसमें से हम लोग माने दुर्योधन और अर्जुन यानी कि पांडव, वो दोनों ही श्री कृष्ण के पास गए थे। अब यहां पर श्री कृष्ण ने दो ऑप्शन दिए थे, एक या तो मैं आपके साथ आऊंगा या मेरी पूरी की पूरी आर्मी आपके साथ आएगी। तो यहां पर दुर्योधन ने क्या सिलेक्ट किया था कि हमको श्री कृष्ण की आर्मी दे दीजिए, जबकि श्री कृष्ण ने तो खुद बोला था कि मैं तो सिर्फ सारथी का रोल प्ले करूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो यहां पर जो कौरव थे उसने श्री कृष्ण की आर्मी को पसंद किया, जबकि पांडव ने अर्जुन ने श्री कृष्ण को सिलेक्ट किया, क्योंकि जो अच्छी चीज है अगर वो आपके साथ होगी तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो आप जब भी रिसोर्सेज सिलेक्ट करते हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करते हो या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हो, तो हमेशा बेस्ट टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करो, अच्छे लोगों को सिलेक्ट करो, क्योंकि वो जितना स्ट्रांग होगा, आपके रिसोर्सेज जितने बढ़िया होंगे, उतना ही आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। देन फॉलोइंग द लर्निंग ऑफ मैनेजमेंट बुक। अभी ये पॉइंट भी ऐसा है कि जो कि इतना खास यहां पर जो लिखा है इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। देखो ऐसा था कि अर्जुन जो था उसने जब देखा कि युद्ध में मेरे सामने लड़ने वाले तो मेरे खुद के भाई लोग ही है, मेरे रिलेटिव्स ही है, तो मैं नहीं युद्ध कर सकता, और उसने हथियार डाल दिए थे। तब आपको पता है कि श्री कृष्ण ने जो गीता का सार था वो अर्जुन को समझाया था कि भाई आपकी ड्यूटी है ये युद्ध करना, ये आपका धर्म है, ये आपका कर्मा है, फिर भले आपके सामने आपके खुद के लोग भी क्यों ना हो। तो यहां पर मैनेजमेंट लेसन्स यही कहता है कि आपकी जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे से करो। अभी वो जिम्मेदारियां में हो सकता है, कई बार आप मूवीज वगैरह में नहीं देखते हैं कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, अभी उसका जो खुद का एक लौटा बेटा है वही कोई क्राइम कर रहा है, तो भी वो यहां पर क्या करता है, वो अपनी ईमानदारी को प्रायोरिटी रखता है, और भले उसका खुद का एक लौटा बेटा है फिर भी उसको जेल में डाल देता है या उसके ऊपर एक्शन लेता है। तो यहां पर यही चीज है कि आप सही चीजों का साथ दो, सही चीजों को सीखो। देन एथिक्स, दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी काम करते हो वो एथिकली करो, नीतिमत्ता से करो, क्योंकि देखो आप अनएथिकल वर्क करोगे मतलब गलत चीजें करोगे, तो हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म में आगे बढ़ जाओ, शॉर्ट टर्म में आपको कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होता है। बट अगर आप एथिकल वर्क करते हो तो हो सकता है कि शॉर्ट टाइम में आपको डैमेज हो, नुकसान हो, आपका थोड़ा खराब वक्त आए, बट एट द एंड आपको ये एथिकल बिहेवियर का काफी अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग फायदा मिलेगा। और सेम लेसन आपको रामायण में से भी सीखने को मिला था, जिसमें राम प्रभु राम थे, वो क्या करते, वो एथिकल डिसीजंस लेते थे, एथिकल काम करते थे, जबकि उसके ओपोनेंट्स रावण जो थे वो क्या करते थे, वो एथिकल डिसीजंस नहीं लेते थे, वो अपना स्वार्थ, अपना फायदा देखते थे। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको हमेशा क्या करना चाहिए, सामने वाले का बेनिफिट क्या होगा वो देखना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए या जल्दी से आउटकम लेने के लिए अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल प्रैक्टिस बिजनेस में नहीं करनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि एथिकल बिहेवियर की वजह से बहुत आगे निकल गए, और कुछ लोग जो कि अनएथिकल प्रैक्टिस करते थे जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत हो गई, जिसका एक कॉमन एग्जांपल हम लोग ले तो श्री रतन टाटा, टाटा ग्रुप, वो हमेशा एथिकल डिसीजंस, एथिकल एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुली, बहुत अच्छे से चलता है। उसके सामने विजय माल्या का किंगफिशर, जिन्होंने कई सारे अनएथिकल डिसीजंस लिए थे, वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं देते थे, बट अपनी जो खुद की बर्थडे पार्टी थी उसमें बहुत करोड़ों रुपए का खर्चा करते थे। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस की वजह से विजय माल्या को आज बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो रतन टाटा है उसको लोग आज भी मान सम्मान की नजर से देखते हैं। देन कमिटमेंट, ये सेम लेसन आपको रामायण से भी मिला था। कमिटमेंट मतलब क्या होता है कि भाई आपने जो बोला है वो करना है। वांटेड मूवी सलमान खान का डायलॉग है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो अगर हमने कमिटमेंट किया है तो उसको हमेशा निभाओ। जैसे कि कर्ण जो था उसने हमेशा अपने दोस्त दुर्योधन का सपोर्ट किया था, इवन वो जानता था कि इस युद्ध का अंत जो है वो कौरव की हार से ही होगा, तो उसको पता होने के बावजूद भी वो चाहता तो पार्टी चेंज कर सकता था, बट नहीं, मैं कमिटमेंट दे रहा हूं क्योंकि दुर्योधन ने सही समय पर मेरा साथ दिया था, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका साथ दूं। ये सेम एग्जांपल आपने बाहुबली मूवी में भी देखा था कि कटप्पा, जिसको पता था कि जो भल्लाल देव कर रहे हैं वो गलत है, बट वो माहेशमती का वफादार था, तो माहेशमती के राजा जो भी कहेंगे उसका ऑर्डर वो मतलब फॉलो करेगा। तो यहां पर जो कमिटमेंट है वो मूवी में दिखाया जाता है कि कटप्पा कहता है कि मतलब वो एक सीन आता है जिसमें वो तलवार बेचने के लिए आते हैं, और कटप्पा ये बोलता है कि भाई ये तलवार आपकी भले बहुत मजबूत है बट हमारे जो स्पीड है उसके सामने नहीं टिक पाएगी। फिर उनके बीच में एक छोटा सा एक्शन सीन होता है और लास्ट में वो सामने वाले को पता चल जाता है कि यार कटप्पा तो बहुत पावरफुल है, और तब वो कहते हैं
कि आप हमारे साथ खाना खाने के लिए बैठे थे, वो कहते हैं कि भाई हम जो है वो नौकर है और हम आपके साथ बैठ के नहीं खाना खा सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम गुलाम है, क्योंकि जिन्होंने ये कमिटमेंट किया था कि हमारे सारे के सारे आने वाले वंशज जो है वो माहेश्मती के वफादार बन के रहेंगे, तो वो बोलता है कि जो प्रॉमिस करने वाले थे वो तो अब नहीं रहे। तो फिर तो वो कटप्पा एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस बोलता है कि वादा करने वाले भले ही ना रहे, बट उनका वचन आज भी जीवित है। तो वो वचन, कमिटमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हमेशा फॉलो कीजिए। इसके बाद ये हमने आगे ही जो देखा उसके साथ ही कनेक्टेड है कि मोर पीपल मोर वर्क। वैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, अपने लोगों को निकाल देते हैं प्रॉफिट के लिए कि भाई ज्यादा लोग होंगे तो उनको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो बिजनेस को नुकसान होगा, तो उससे अच्छा है कि एम्प्लॉइज को निकाल दो। जबकि अगर आप ज्यादा लोग रखते हो, यहां पर ज्यादा लोग में खास ध्यान रखना है कि उनके पास राइट स्किल एंड एटीट्यूड होना चाहिए फॉर वर्क, तो वो ज्यादा ग्रोथ लेके आते हैं, अपने बिजनेस को और बड़ा बना सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि ज्यादा लोग बट विथ प्रॉपर स्किल एंड प्रॉपर एटीट्यूड वो आपके बिजनेस को और बड़ा बना देते हैं। तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को बड़ा बनाने के पीछे ज्यादा लोगों को हायर करने के बारे में सोचना चाहिए। देन डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तो वैसे भी बिजनेस में होती है, हम नहीं कहते साम दाम दंड भेद। यहां पर बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी करना पड़ता है। अब ये डिप्लोमेसी जो है, पॉलिटिकल एटीट्यूड, टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना पर सही तरीके से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने आगे देखा कि जो द्रोणाचार्य थे, ही वॉज इनविंसिबल, कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। तो अभी जो द्रोणाचार्य है वो तो कौरव की साइड से लड़ रहे थे और द्रोणाचार्य को हराना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर कौरवों को आप कैसे हरा सकते हो। तो यहां पर पांडवों के लिए ये चीज थी कि हम कैसे जीतेंगे। तो उनको सामने वाले की यानी कि द्रोणाचार्य की एक ड्रॉबैक पता थी कि द्रोणाचार्य ने क्या कहा था कि जब तक उसका बेटा अश्वत्थामा जिंदा है तब तक वो युद्ध करेगा, अगर अश्वत्थामा को कुछ हो जाता है तो फिर मैं हथियार डाल दूंगा, फिर मैं नहीं लड़ूंगा। अब यहां पर इस नॉलेज का इस्तेमाल करके युधिष्ठिर ने, पांडवों ने क्या गिमिक, क्या खेल खेला कि एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, अब हाथी को मार दिया और ये न्यूज स्प्रेड कर दी कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अभी अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का बेटा था वो एक्चुअली में नहीं मरा था, पर ऐसा भी नहीं था कि उसने झूठ स्प्रेड किया था। देखो युधिष्ठिर ने भी क्या दिमाग लगाया, वो एथिकल तो वर्क कर ही रहा था, उसने झूठ नहीं स्प्रेड किया। सच में अश्वत्थामा जिंदा हो और अश्वत्थामा मारा गया ऐसे न्यूज स्प्रेड नहीं किए थे। क्या किया, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और ये न्यूज स्प्रेड की कि अश्वत्थामा मारा गया। अब जैसे ये न्यूज द्रोणाचार्य तक पहुंचता है कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वो सोचता है कि मेरा बेटा मारा गया और उसकी वजह से वो हथियार डाल देते हैं। अब जैसे ही द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि पांडवों के लिए जीतना बहुत इजी हो गया। तो मतलब इजी हो गया, मतलब ऑब्वियसली कि जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल बन गया। ठीक है, तो यहां पर जो पांडवों ने किया वो क्या किया कि उन्होंने थोड़ी डिप्लोमेसी रखी, थोड़ी टेक्निक्स का, गिमिक्स का इस्तेमाल करना, पर सही तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखना, पॉलिटिक्स करना मतलब गलत तरह से नहीं, सही तरीके से पॉलिटिक्स करना चाहिए। एंड पीआर मेंटेनेंस, पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन। देखो आज के ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बने होने चाहिए। इसलिए आप देखो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, वो तो क्या करते हैं, स्पेशली पीआर एजेंसी को हायर करती है। भाई हमारी इमेज लोगों के बीच में आप अच्छी बनाओ, क्योंकि अगर आपकी इमेज अच्छी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और यहां पर यही चीज हुई थी महाभारत में भी कि जो बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनको पता था कि युद्ध में कौरव की हार होगी, फिर भी वो लोग रिलेशन मेंटेन करने के लिए कौरव की साइड से लड़ते हैं, क्योंकि कौरव ने और उनके पिताजी ने जो रिलेशंस है वो अच्छे बना के रखे थे। और सिमिलरली पांडव थे, उन्होंने भी अच्छे रिलेशंस बनाए थे। तो ये रिलेशंस अच्छे बना के रखना लोगों के साथ वो बहुत जरूरी है, ताकि वक्त आने पर ये लोग हमें हेल्प कर सके। एंड लास्ट पॉइंट एंड वेरी कॉमन, डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि हेनरी पैल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी आप सीख चुके हो कि सब कुछ मैं ही करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जो काम वो एक्सपर्ट है उसी को देना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम का जो एक्सपर्ट होगा वो काम करेगा तो वो आउटकम ज्यादा दिलाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे कि जो भी अलग अलग लोग हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनके पास क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंगली वही काम उनको दो, ताकि वो उस काम को बेहतर तरीके से कर सके और उसमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। अभी फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कॉमर्स के सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं। अब सपोज साइंस के कोई सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, तो मुझे कुछ भी नहीं आएगा। तो उसमें अगर सपोज सास इंस्टीट्यूट साइंस के क्लासेस करवाना चाहता है तो क्या करेंगे, मैं ही केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं ही बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, नहीं करना चाहिए भाई, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैं क्या करूंगा,
जो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है, जो बायोलॉजी में एक्सपर्ट है, ऐसे पर्सन को वो वर्क अलॉट कर दूंगा। मतलब डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए जिससे कि काम बहुत अच्छे लेवल पर हो सके और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम लोग अचीव कर सके। तो यहां पर दोस्तों जो 16 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम महाभारत थे वो कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, इसको आप अपनी लाइफ में भी जरूर उतारना। और इस सब्जेक्ट के और बाकी के सभी सब्जेक्ट के बेस्ट स्टडी मटेरियल और स्टडी सेशंस हमारे सास एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और सास इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में और एप्लीकेशन मोड पर बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स जो है वो इसका बेनिफिट जरूर से लीजिए, सास इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े और बेहतर क्वालिटी के एजुकेशन के साथ अपना नॉलेज और अपना रिजल्ट दोनों बढ़ाए। विद दैट सेड, मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।